नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज की इस सेशन में ऑनलाइन इस क्लास में आप लोगों का मैं रणजीत सिंह इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान चैनल पर हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की जो हम क्लास लेकर के आपके लिए उपस्थित हुए हैं, आज की क्लास में हम बात करेंगे भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हम बात करेंगे कि भाई जो भाषा है, हमारी भाषा का नाम आप सब लोग जानते हैं, हमारी भाषा है हिंदी। तो हम हिंदी के विषय में बात करें कि जो हिंदी है, हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा यह हमारा फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, फारसी भाषा का शब्द है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद में आगे बात आती है कि हिंदी भाषा का उद्भव किससे हुआ है। हिंदी भाषा का उद्भव किससे है, तो याद रखिएगा इसका उद्भव है संस्कृत भाषा से। तो आइए संस्कृत पर एक नज़र डालते हैं कि जो संस्कृत है, संस्कृत क्या है। आदि भाषा हमारी संस्कृत होती है और मैं कह सकता हूं कि संस्कृत भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। याद रखिएगा सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। उद्भव किस क्रम में हुआ है, इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे कि भाई आपके जो संस्कृत है वो वैदिक लौकिक संस्कृत में, लौकिक से आपके पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सब पे हम धीरे धीरे एक एक बिंदु पे बात करने वाले हैं। लेकिन अभी हम सामान्य बातों पे बात कर रहे हैं कि अपने हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का है। और हिंदी का उद्भव किससे हुआ है, तो संस्कृत भाषा से हुआ है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आपकी संस्कृत भाषा है। याद रखिएगा संस्कृत के विषय में यदि हम बात करते हैं तो जो संस्कृत है हमारी, वह है जो विश्व की लगभग 3000 भाषाएं हैं, मैं बात करूं उनमें आदि भाषा के रूप में हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। और भाषा परिवारों की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा भाषा परिवारों में हमारी दो यहाँ भाषा परिवार मिलते हैं हमें। एक तो है हमारा आर्य परिवार और एक है द्रविड़ परिवार। तो याद रखिएगा उत्तरी भारत में जो भाषा बोली जाती है वह हमारी आर्य परिवार की जो भाषाएं हैं वहां पर बात कहेंगे हम कि आर्य परिवार की भाषाएं उत्तर भारत की, और दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं होती हैं। चलिए इसी क्रम में बात करते हैं। तो संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप, याद रखना संस्कृत का, कभी आपसे पूछा जाए कि संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप, संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन रूप इसका वेदों में मिलता है। और वेदों में यदि हम बात करें तो ऋग्वेद के अंतर्गत भाषा में संस्कृत भाषा का ऋग्वेद में सबसे प्राचीन रूप मिलता है। संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप किस वेद में प्रयुक्त हुआ है, तो वह होता है आपके ऋग्वेद के अंतर्गत। अब इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए तो याद रखिएगा कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत में किन किन परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, तो मैं बात करूंगा यहाँ पर भाषा परिवार। याद रखिए भाषा परिवार, तो आपके दो भाषा परिवार हैं भारत के अंतर्गत, और वे दो परिवार कौन से हैं, एक तो होता है आपका आर्य परिवार और दूसरा है आपका द्रविड़ परिवार। आर्य परिवार और दूसरा है आपका द्रविड़ परिवार। चलिए ये बात हो गई। अब बात आती है कि भाई यहां पर आर्य परिवार कौन सा है, जो उत्तर भारत में भाषा बोली जाती है। याद रखिएगा उत्तर भारत की जो भाषा है वे आर्य परिवार की भाषा है, और दक्षिण भारत में जो भाषा बोली जाती है वह होती है आपकी द्रविड़ परिवार। ये आपकी दोनों परिवारों की बात हुई। अब हम आगे बात करें कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी की यदि हम बात करें
तो विश्व की लगभग 3000 भाषाएं, 3000 भाषाओं में से विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से आपकी हिंदी एक प्रमुख भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। हिंदी एक है। तो थोड़ा सा एक बार नजर डालते हैं जहां से हमने आज की अपनी कक्षा को आरंभ किया है। हम बात कर रहे थे भाषा एवं व्याकरण के सामान्य परिचय पे। तो आज की कक्षा में हम जानने वाले हैं कि भाई जो हमारी भाषा है वह कौन सी है। तो याद रखिएगा हमारी भाषा है हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का उद्भव किससे हुआ है? तो संस्कृत से हुआ है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है और संस्कृत का जो सबसे प्राचीन रूप है वह ऋग्वेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। और भाषा परिवारों की यदि हम बात करें तो भाषा परिवारों में दो भाषा परिवार हैं। एक तो है आपका आर्य भाषा परिवार, एक द्रविड़ भाषा परिवार। तो आर्य परिवार जो उत्तर भारत में भाषाभाषी लोग निवास करते हैं उनको आर्य परिवार कहा गया है। और दक्षिण भारत के अंतर्गत द्रविड़ परिवार, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से हिंदी एक भाषा है। चलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं। तो यदि हम बात करते हैं कि हिंदी किस भाषा परिवार से है, तो याद रखना हिंदी भारूपीय भाषा परिवार से है। हिंदी भारूपीय भाषा परिवार से है। अब भारूपीय भाषा परिवार कौन सा होता है, ध्यान रखना। भारूपीय, तो भारूपीय का मतलब होता है कि भारत में और यूरोप के निकटवर्ती क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भारूपीय परिवार की भाषा कहलाती है। और अब मुख्यतः हम इन सामान्य बिंदुओं पर बात करने के बाद में बात करेंगे कि जो आपका भाषा शब्द है, याद रखिएगा भाषा शब्द निर्मित किससे हुआ है। मुख्य बिंदु हमारा अब आरंभ होता है कि भाषा शब्द निर्मित किससे हुआ है। तो आप याद रखिएगा भाषा शब्द भास धातु से निर्मित है। कभी भी पूछा जाए किस धातु से निर्मित है, तो आपका जवाब होगा भास धातु से निर्मित है। अब बात यहां आई कि भाई धातु किसको कहते हैं। देखिए मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि जो हिंदी है, हिंदी का कोई भी टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से अनछुआ नहीं होता है। तो हमें हर टॉपिक को एक दूसरे के साथ संबद्ध करके पढ़ना है। जहां जिस शब्द पे चर्चा होगी हम बिल्कुल आपके सामने उसको क्लियर करने वाले हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान एएसआई की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, सीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और राजस्थान के साथ साथ अदर स्टेट में भी आप तैयारी कर रहे हो, तो हमें सर्वप्रथम जब हम व्याकरण को पढ़ना आरंभ करते हैं तो व्याकरण से पहले हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम व्याकरण के अंगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आज के इस सेशन का मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि मैं भाषा के संदर्भ में आपकी हर एक एक बिंदु को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो बात आई कि भाई आपका जो भाषा शब्द है वो किस धातु से निर्मित है, तो याद रखिएगा वह है आपके भास धातु से निर्मित हुआ है। अब भास धातु से निर्मित हुआ है तो भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बात आती है कि आपके भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसी क्रम में बात आ जाती है कि धातु किसको कहते हैं। बात आती है कि धातु किसको कहा जाता है। तो एक लाइन में मैं ये कह सकता हूं कि क्रिया का मूल रूप ही, कभी भी आपसे पूछा जाए कि क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाएगा, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है।
ये आपकी धातु की परिभाषा होती है। अन्य शब्दों में मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जिन शब्दों से आपके क्रियापदों का निर्माण होता है उनको भी क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपके लिए लिखा जाता है पढ़ प्लस ना, तो आपका शब्द बनता है पढ़ना। तो ये जो पढ़ना शब्द है ये क्रिया शब्द हुआ। अभी मैं लिखता हूं कि पढ़ प्लस ता, तो यहां पर आपका शब्द होता है पढ़ता। अभी आपके लिए लिख दिया जाए कि पढ़ प्लस कर, तो आपका शब्द बनता है क्या, पढ़ कर। देखिएगा, तो यहां पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, ये जो आपके शब्द हुए हैं ये शब्द तो हो गए आपके क्रिया शब्द। ये तीनों के तीनों शब्द पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, ये आपके हो जाते हैं क्रिया शब्द। अब बात आती है क्रिया किसको कहा जाता है, तो वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उनको कहा जाएगा क्रिया। यहां पर हम बात करते हैं ये जो पढ़ आया है, पढ़ से इन तीनों क्रियापदों का निर्माण हुआ, तो ये पढ़ क्या बना आपका, ये बनता है धातु। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि धातु किसको कहते हैं। तो याद रखना क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है, धातु रूप कहलाता है। और क्रिया किसको कहा जाता है, वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, दौड़ना, मरना, सड़ना, अकड़ना, शर्माना, लजाना, मुरझाना, टहलना इत्यादि आपकी क्रियाएं हैं। तो पढ़, लिख, खा, पी, खेल, कूद, दौड़, भाग, नहा, धो, चढ़, उतर इत्यादि आपकी धातु हो जाती हैं। आइए बात आती है भास। भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भास का शाब्दिक अर्थ होता है विचार व्यक्त करना। भास का शाब्दिक अर्थ होता है विचार व्यक्त करना या भावों को प्रकट करना। बात यहां हमने आरंभ की थी कहां से, याद रखिएगा बात आरंभ हुई थी हमारी कि भाषा शब्द निर्मित किससे हुआ है, तो भाषा शब्द निर्मित हुआ है हमारे भास धातु से। और भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रहे भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भास का शाब्दिक अर्थ होता है विचार व्यक्त करना या भावों को प्रकट करना। अब बात आती है कि विचार किसको कहेंगे, इसमें भी बात आ जाती है भाई विचार किसको कहा जाएगा। तो विचार किसको कहते हैं, आइए बात करते हैं इस पर भी कि विचार किसको कहा जाएगा। विचार क्या है, मन के अंतरंग जो अध्वन्यात्मक इकाई होती है, हृदय के अंतरंग अध्वन्यात्मक इकाई ही विचार कहलाती है। यानी जब तक आप अपने मन की उस भाव को प्रकट नहीं करते हो, आपके अंतरतम में है, अंतर मन में है, आप मान लीजिए अपने अध्यापक से कुछ पूछना चाहते हो लेकिन आप उनके सामने उस प्रश्न को व्यक्त नहीं कर रहे हो, तो वो आपके मन का भाव हुआ। और जैसे ही आप उसे व्यक्त कर दोगे, प्रकट कर दोगे, तो वो मौखिक रूप में प्रकट होगा, वह आवाज का रूप धारण कर लेगा, वह ध्वन्यात्मक हो जाएगा, वह शब्दों का जामा धारण करेगा, आवाज का लिबास धारण कर लेगा, तो फिर वो विचार नहीं बल्कि वह भाषा हो जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे थे विचार पर कि विचार क्या है, तो मैं संक्षिप्त शब्दों में आपके सामने नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हृदय के अंतरंग जो अध्वन्यात्मक, याद रखिएगा हृदय के अंतरंग जो अध्वन्यात्मक इकाई हैं, अध्वन्यात्मक इकाई ही क्या कहलाती हैं, विचार कहलाती हैं। अब अध्वन्यात्मक शब्द पे बात आती है कि भाई ये अध्वन्यात्मक शब्द किससे बना है, अध्वन्यात्मक शब्द किससे बना है, आइए बात करते हैं। अध्वन्यात्मक शब्द बनता है आपके ए प्लस ध्वनि प्लस आत्मक से। अब इसके अंतर्गत ये बन रहा है किससे, अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक से। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि ध्वनि प्लस आत्मक, ध्वनि प्लस आत्मक में संधि हुई है यण संधि, और ये जो ह्रस्व आ है, याद रखना ये आ शब्द है या शब्दांश है, तो आप भली भांति परिचित होंगे। और यदि आप नहीं जानते तो याद रखिएगा एक शब्दांश मात्र है, और जब कोई शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होकर के नवीन सार्थक शब्दों का निर्माण करता है तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। तो ये आपका हो जाता है क्या, उपसर्ग। और हमेशा आप लोग याद रखना कि यहां पर जो ये ह्रस्व आ उपसर्ग है ये आपका निषेधात्मक उपसर्ग होता है।
निषेधात्मक उपसर्ग होता है। अब निषेध का मतलब क्या होता है? तो निषेध का अर्थ होता है ना या नहीं। तो इसका मतलब जो आपका ह्रस्व अ उपसर्ग यहां आया उसका अर्थ हो गया ना या नहीं। और ध्वनि का मतलब होता है आवाज, और आत्मक का मतलब हो गया स्वरूप, यानी मन के अंतर्गत, हृदय के अंतर्गत, हमारे अंतरतम की वह इकाई जिसके पास कैसा स्वरूप ना हो, आवाज का रूप ना हो, उसी को क्या कहा जाएगा? उसको विचार कहा जाएगा। बात कहां से आरंभ की थी? एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। हमने बात आरंभ की भाषा से, कि भाषा क्या है? भास धातु से निर्मित हुआ है। अब इसमें धातु की बात आई तो क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अब धातु के बाद में हमने बात की भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भास का शाब्दिक अर्थ होता है विचार व्यक्त करना या भावों को प्रकट करना। अब विचार किसको कहा जाता है? तो हृदय के अंतरंग जो अध्वन्यात्मक इकाई है वो इकाई ही क्या कहलाती है? वो विचार कहलाती है। अब अध्वन्यात्मक शब्द पे हमने चर्चा की, तो अध्वन्यात्मक का मतलब होता है जिसके पास ध्वनि का रूप ना हो, ध्वनि का स्वरूप ना हो, जिसके पास आवाज का रूप ना हो, वह महज क्या होता है? विचार होता है। जैसे आप कोई बात किसी से, अपने परिजन से, अपने मित्रों से कहना चाहते हो, लेकिन उस बात को आप बयां नहीं कर रहे हो, आपके मन में तो बात है लेकिन आप उसको व्यक्त नहीं कर रहे हो, प्रकट नहीं कर रहे हो, ना तो मौखिक रूप में, ना लिखित रूप में, किसी भी रूप में आप उसको जब प्रकट नहीं कर रहे हो तो वह महज क्या है? वह विचार है। और जब वो विचार आपके होठों तक आकर के मुखरित होता है, प्रकट होता है, वह आवाज का रूप धारण करता है, शब्दों के जामा में प्रयुक्त हो जाता है, ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है? याद रखिएगा, फिर वह भाषा कहलाता है। जब विचार कैसा हो जाए? याद रखिएगा, विचार जब ध्वन्यात्मक हो जाता है, विचार कैसा हो जाए? ध्वन्यात्मक हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। पाश्चात्य दार्शनिक हुए प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि हृदय के अंतरंग जो मूक विचार हैं, जब होठों तक आते आते ध्वन्यात्मक हो जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, भाषा कहलाते हैं। चलिए आगे इस क्रम को और बढ़ाते हैं। अब बात आती है कि भाई इस भाषा पे हम बात कर रहे हैं, तो भाषा की परिभाषा कैसे गठित की जाए? तो इसको हमको बिल्कुल रटना नहीं है, सीखना है, कड़ी से कड़ी जोड़ के सीखना है। देखो, जैसे हमको यातायात के लिए मान लीजिए कि राम इस जगह पे है, राम इस जगह पे है और उसे श्याम के पास जाना है, इनके बीच में मान लो 5 किलोमीटर की दूरी है, और राम को श्याम के पास जाना है, 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए, यातायात के लिए, आवागमन के लिए उसे एक साधन की आवश्यकता होगी। वह हो सकता है बाइक से जाए, ऑटो से जाए, बस से जाए, मेट्रो पकड़ के जाए, वो जैसे भी जाएगा तो उसके किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक साधन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आज मैं इस लाइव सेशन के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने अपने इस अध्यापन के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं, तो मुझे विचारों को व्यक्त करने के लिए, याद रखिएगा, विचार व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। और हमेशा आप इस बात को याद रखना कि जिस साधन या माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को व्यक्त करता है, वह साधन या माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो पहली परिभाषा हमने यहां से यह प्राप्त की कि जिस साधन या माध्यम के द्वारा, याद रहे, जिस साधन या माध्यम के द्वारा मनुष्य, साधन या माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे भाषा कहा जाता है।
विचारों को व्यक्त करता है उसे भाषा कहा जाता है। बिल्कुल आसान सी बात है। जैसा कि आपने जाना कि भाई विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है, और जिस साधन या माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को व्यक्त कर रहा है उस साधन या माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अब मैं इसको संक्षिप्त में ऐसे कह सकता हूं कि विचाराभिव्यक्ति का माध्यम ही विचाराभिव्यक्ति का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब देखो, आपको परिभाषाएं रटनी नहीं है, आपको पर्याय शब्दों का, समानार्थी शब्दों का प्रयोग करना है। जितने आप पर्याय शब्दों का, समानार्थी शब्दों का प्रयोग करोगे उतने ही आपकी भाषा की परिभाषा है। अब जो विचाराभिव्यक्ति है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि विचार संप्रेषण का माध्यम ही क्या है? भाषा है। अब जो विचार संप्रेषण है उसे मैं लिख सकता हूं कि आपसी विचार विनिमय कहा जा सकता है, कि आपसी विचार विनिमय का साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब जो विचार विनिमय है, मैं ये भी कह सकता हूं कि आपसी विचार विमर्श का साधन या माध्यम ही क्या कहलाता है भाई? भाषा कहलाता है। अब जो आपसी विचार विमर्श है उसे मैं विचारों का लेन देन कह सकता हूं। तो अगली परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं कि विचारों के लेन देन के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब जो विचारों का लेन देन है उसको मैं कह सकता हूं कि विचारों के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही क्या कहलाएगा? भाषा कहलाता है। तो याद रहे, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि भाई भाषा किसको कहा हम लोगों ने। तो याद रखना, जिस साधन या माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को व्यक्त करता है उसी को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। बात आती है कि विचाराभिव्यक्ति का साधन या माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। विचार संप्रेषण के साधन या माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अभी आगे बात आ जाती है आपकी कि विचार विनिमय का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। विचार विमर्श का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखोगे। चलिएगा, आगे बात आती है नेक्स्ट। अब बात करते हैं भाषा की विशेषताओं पर। तो यहां पर हम बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। तो अगला जो हमारा बिंदु है वह है भाषा की विशेषताएं। देखिए मित्रों, आपको रटना कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको बहुत ही सहज भाषा के साथ में बिल्कुल आसान तरीके से आपको इस बात को समझना है। अब समझना है तो बात आती है भाषा की विशेषताएं। तो भाई भाषा की विशेषताओं में सबसे पहली बात देखिएगा कि जो भाषा है वह है, कोई बालक जन्मजात अपने साथ में भाषा लेकर के नहीं आता। वो क्या करता है? भाषा को श्रवण प्लस अनुकरण के माध्यम से अर्जित करता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जो होता है वह आरंभ में क्या करता है? केवल उसको क्या आता है? सुनना आता है। जब आप आगे चल के क्या पढ़ोगे, आगे जैसे आप रीट की तैयारी करते हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो, तो वहां पर आपके लिए आता है भाषाई कौशल।
तो भाषाई कौशलों में 4 कौशल होते हैं। श्रवण कौशल होता है, वाचन कौशल होता है, पठन कौशल होता है और लेखन कौशल होता है। तो उन कौशलों में पहला कौशल है आपका श्रवण, यानी कि सुनना। जो छोटा बच्चा है वो केवल क्या करता है, सुनता है। और जैसे वो 8-9 महीने का होता है, हम लोग बारी बारी से उसके सामने अलग अलग शब्दों को, चाचा, मामा, पापा, ताऊ, इस प्रकार के शब्दों का उसके सामने हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। और बच्चा लगातार उनको सुनता है और लगातार सुनने के बाद में वह अनुकरण करने की कोशिश करता है। और एक स्थिति, एक समय ऐसा आता है कि वह अस्पष्ट शब्द बोलने लग जाता है। चचा, मम्मा, पापा, इस प्रकार के शब्द वो बोलने लगता है। तो ये शब्द क्या उसके पास पहले से सुरक्षित थे? जी नहीं। मैं समझता हूं कि पहले से उसके पास में शब्द नहीं थे। उसने क्या किया, हमने जो बोला उसको सुना, सुनने के बाद उसने उसका अनुकरण किया और अनुकरण के पश्चात उसने उन शब्दों को अपने पास क्या कर लिया, सुरक्षित कर लिया। तो सबसे पहली बात भाषा की विशेषता में आप याद रखिएगा, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। सबसे पहली विशेषता यहां से कि भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। अब इसका अर्जन भी कहां से किया उसने? भाई भाषा का अर्जन भी उसने अपने घर परिवार आस पड़ोस समाज से किया। और भाषा का प्रयोग भी वह कहां करता है, समाज के अनुसार करता है। एक बच्चे को कहां क्या बोलना है। आप जब कक्षा में होते हो तो मित्रों के साथ आपकी भाषा का रूप अलग होता है, वहीं अध्यापक के साथ वार्तालाप में भाषा का अलग रूप होता है। मित्रों के साथ यदि आप कक्षा से अलग हैं, बाहर हैं, कहीं घूम रहे हो, तो उस समय आपकी भाषा में शब्द अलग तरह के होते हैं। लेकिन वहीं आप अपने घर वालों के साथ में होते हो तो उस समय आप भाषा के अंतर्गत अलग शब्दों का प्रयोग करते हो। जैसे अभी मैंने कहा कि आप कक्षा में बैठे हो, कक्षा में बैठे हो, स्थान का फर्क देखिएगा। कक्षा में बैठे हो और बहुत सारे छात्र छात्राएं वो उपस्थित है, तो वहां आप कक्षा के वातावरण को ध्यान में रखते हुए वार्तालाप करते हो। उसके बाद में मान लीजिए आपको कक्षा के मंच से बोलना पड़ता है अपनी कक्षा के सामने, तो आप अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हो। और वही जब आप विद्यालय या अपने कोचिंग संस्थान से घर के लिए आ रहे होते हो, उस समय आपके मित्रों के साथ आपकी भाषा में अलग प्रकार की शब्दावली व्याप्त हो जाती है। अब जैसे आप घर पहुंचते हो, अपने माता पिता, अपने घर के बुजुर्गों के साथ जब आप बैठ के वार्तालाप करते हो, तो उस समय आपके शब्द और अलग तरह के हो जाते हैं। इतने आपके शब्द बदल जाते हैं कि जैसे संसार में बुरे कहे जाने वाले शब्द है ना, वो आपको छू के बिना गुजरे हों। याद रखिएगा इस प्रकार के शब्द। और जब आप मित्र मंडली में होते हो तो आपके पास ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो शायद मुझे लगता है कि नालंदा के शब्दकोश में भी ना मिले। तो कहने का मतलब हम जो भाषा का प्रयोग है वह समाज के अनुसार करते हैं, वातावरण प्रसंग स्थान के अनुसार करते हैं, भाषा का अर्जन समाज से करते हैं। तो इस क्रम से मैं कह सकता हूं कि भाषा जो है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाई बात की हमने, भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जन कहां से किया, अपने घर परिवार समाज से किया। तो कैसी प्रक्रिया हो गई, सामाजिक प्रक्रिया हो गई। अब इसको आगे बात करें हम कि भाई ये सामाजिक प्रक्रिया तो है, लेकिन हम जानना चाहते हैं और विशेषताओं को। तो और विशेषताओं में देखिए, अभी मैं नंबर 3 पे कहता हूं कि भाषा परिवर्तनशील है। याद रखना, भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। भाषा में यदि परिवर्तन ना होता, भाषा अपरिवर्तित होती, तो आज भी हम वही भाषा का रूप पढ़ रहे होते जो विक्रम संवत 1050 में था। या भाई प्राचीन रूप कहाँ मिला, संस्कृत का प्राचीन रूप हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, तो हम संस्कृत ही पढ़ रहे होते। भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। इसीलिए आपके लिए मैं बतलाना चाहूंगा कि परिवर्तन किस प्रकार से। तो जो आपकी संस्कृत है, संस्कृत भाषा को 2 भेदों में बांटा गया। आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे, भाषा के वर्गीकरण समय पे भी बात करेंगे। वैदिक संस्कृत और आपका लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत से
आपके आविर्भाव हुआ किसका, पाली का, पाली से प्राकृत, और प्राकृत भाषा को 5 रूपों में हमने प्राप्त किया, जिनको कहा अपभ्रंश। क्या कहा है, तो याद रखिएगा, उन्हें कहा गया अपभ्रंश। तो यहां अपभ्रंश में फिर हम बात करते हैं सौर सैनी अपभ्रंश से हम हिंदी तक पहुंचते हैं। तो अब देखिए यहां से लेकर के और यहां तक जो स्थिति आई, तो क्या होता आया, परिवर्तन होता आया। अब जब परिवर्तन हुआ है तो फिर भाषा कैसी हो गई, परिवर्तनशील हो गई। जब परिवर्तनशील है तो मैं कहता हूं कि भाषा में स्थायित्व नहीं है, या भाषा स्थायी नहीं है, भाषा में स्थायित्व नहीं है, या मैं कह सकता हूं भाषा स्थायी नहीं है। और आगे भी हम ये नहीं कह सकते कि स्थायी रहेगी, आगे भी भाषा परिवर्तित तो हो सकती है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 4 पर। तो भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर, भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। और याद रखिएगा अगला, प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है, भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। तो ये तो रही हमारी भाषा की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि भाषा को हमें सीखना है, तो भाषा को कैसे सीखा जाए। तो भाषा को सीखने के लिए कुछ आवश्यक गुण भी होते हैं। तो याद रखना, मैं बात करूंगा भाषा को सीखने के गुण। भाषा को सीखने के गुण। भाषा को सीखने के गुण। अब भाषा को सीखने के जो गुण हैं, याद रखिएगा, भाषा को सीखने के गुण होते हैं 3, जिसमें नंबर 1 होता है आपका जिज्ञासा, बहुत महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। दूसरा होता है आपका अनुकरण, दूसरा हो गया भाई अनुकरण। और तीसरा होता है अभ्यास। अब देखिए यहां हम बात करते हैं, एक बार जो हमने अब तक पढ़ा है थोड़ा सा उस पर नजर डाल ली जाए, और उसके बाद फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की कि जो हिंदी है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप याद रखना यह फारसी भाषा का शब्द है। कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि भाई हिंदी भाषा का संबंध किस नदी से है, तो याद रखना किस नदी से इसका संबंध बतलाया जाता है, तो इसका संबंध बतलाया जाता है सिंधु नदी से। बात आती है कि संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। हिंदी का उद्भव किस भाषा से है, संस्कृत भाषा से। किसका उद्भव हुआ है, हिंदी का उद्भव हुआ है। मूल रूप में बात ये आती है, क्योंकि संस्कृत ही तो आपके वर्गीकृत होती आई, तो कहां से इसका उद्भव मिलता है हमको, हिंदी से, संस्कृत से हिंदी का उद्भव हमें प्राप्त होता है। अब आगे बात आती है कि उत्तर भारत की जो भाषाएं थी, उत्तर भारत की जो आर्य भाषाएं थी, उन भाषाओं में संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप है। किसका रूप है, सबसे प्राचीन रूप। उत्तर भारत की भाषाओं में सबसे प्राचीन रूप किसका आता है, संस्कृत का आता है। और संस्कृत का जो सबसे प्राचीन रूप है वह कहां पर, ऋग्वेद में हमको प्राप्त होता है। अब बात आती है कि जो भाषा परिवार है, भाषा परिवारों के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। याद रखना भारत में 2 भाषा परिवारों की, मैं पुनः नोट करूंगा कि भारत में 2 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं।
अब भी दो भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है। अभी दो भाषा परिवार कौन से हैं? तो एक तो होता है आर्य परिवार और एक है आपका द्रविड़ परिवार। उत्तर भारत में जो बोली जाती है वो है आर्य परिवार की भाषा, और जो दक्षिण भारत में बोली जाती है वो है आपके दक्षिण भारत की भाषा। याद रखना, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं? 3000 भाषाएं हैं, उनमें से हिंदी का अपना एक रूप है। इसके बाद हमने बात की भाषा के संदर्भ में कि भाषा किस धातु से निर्मित है। तो आप याद रखिएगा, भाषा किस धातु से निर्मित है? भाषा आपके भास धातु से निर्मित है। भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार व्यक्त करना। धातु किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु रूप कहा जाता है। क्रिया किसको कहा गया? वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उनको क्रिया कहा जाता है। अब इसके बाद में बात आती है विचार किसको कहा जाता है? तो याद रखना, हृदय के अंतरंग जो अध्वन्यात्मक इकाई है वही क्या कहलाती है? वे भाषा वो विचार कहलाती हैं। अब जो अध्वन्यात्मक शब्द है वह किस किस से मिलकर बना है? तो याद रखना, वह बना है आपके अ उपसर्ग प्लस आपके ध्वनि प्लस किससे बना है? आत्मक से बना है। ए का शाब्दिक अर्थ क्या है? ना या नहीं, क्योंकि ह्रस्व आ जो उपसर्ग है वो निषेधात्मक उपसर्ग है, इसका अर्थ ना या नहीं होता है। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ आवाज होता है। तो मैं कहता हूं कि जब आपके मन का कोई मूक विचार है वह होठों तक आते आते कैसा हो जाए? ध्वन्यात्मक हो जाए, तो वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाषा की परिभाषाओं को कैसे गठित किया जाए। तो याद रखिएगा, भाषा मूलतः क्या है भाई? विचाराभिव्यक्ति का साधन है। तो विचारों को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक साधन या माध्यम की। और जिस साधन या माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को व्यक्त करता है उसी को क्या कहा जाता है? उसे भाषा कहा जाता है। तो याद रखना, जिस साधन या माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है उसको क्या कहा जाता है? उसे भाषा कहा जाता है। विचाराभिव्यक्ति का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब विचार संप्रेषण का साधन या माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। विचार विनिमय, आपसी विचार विनिमय का साधन या माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और इसके बाद में बात आती है आपकी कि विचार विमर्श का साधन क्या कहलाएगा? भाषा कहलाता है। और इसके बाद में हमने बात की अगली परिभाषाओं पर, विचारों के लेन देन का माध्यम ही क्या कहलाता है? याद रखना, विचारों के लेन देन का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और बात आती है विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने बात की थी भाषा की विशेषताओं पर। तो आइए एक नजर डालते हैं भाषा की विशेषताओं पर कि भाषा की विशेषताएं क्या थी। भाषा की विशेषताएं, तो भाषा की विशेषताओं में देखिएगा, सबसे पहली बात आती है कि भाषा कैसी संपत्ति है। तो याद रखना, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। जब भाषा परिवर्तनशील है तो इसमें स्थायित्व नहीं होता है। और याद रखना, भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। और इसके बाद में हम बात कर रहे थे भाषा को सीखने के गुण। तो भाषा के सीखने के गुणों पर हम बात करते हैं। तो भाषा को सीखने के गुण कितने होते हैं? 3 गुण होते हैं। नंबर 1 होता है जिज्ञासा। अब जिज्ञासा किसको कहते हैं? याद रखिएगा, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। अब जब तक हम भाई सीखने के लिए जिज्ञासु ही नहीं है तो कैसे सीख पाएंगे? इस प्रकार के याद रखना, ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रयुक्त होता है, जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने का इच्छुक जिज्ञासु।
युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक मुमुक्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्षु, भोजन करने की इच्छा जिघांसा। इस प्रकार के जो आपके शब्द हैं वो या बुभुक्ष भूख, भोजन, भूखा रहने की इच्छा वगैरह, इस प्रकार के आपके कई प्रकार के शब्द होते हैं। अब बात आती है आपके अनुकरण पर। देखिए अनुकरण जो शब्द है ये आपके बना है अनु प्लस करण से, और अनु प्लस करण से जब ये बना है तो कर्ण का मतलब होता है करना, अनु का मतलब समान या पीछे, तो एक के बाद एक, इस प्रकार की स्थिति हम कह सकते हैं कि कर्ण के बाद कर्ण, यानी कि किसी कार्य को हमने किया, चाहे मौखिक रूप में किया या लिखित रूप में किया, यानी कि एक कार्य को समान रूप में बार बार प्रस्तुत करना ही क्या कहलाएगा, अनुकरण कहलाता है। इसके लिए बड़ा एक बेस्ट सुंदर सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब आप सबसे पहले पाठशाला गए, विद्यालय गए, जब आप प्राथमिक कक्षाओं में थे, फर्स्ट क्लास में, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इत्यादि में जब थे आप, तो जब आप वहां पहली बार वहां गए तो वहां आपने देखा असेंबली के समय सभी विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पे खड़े थे, सभी लोग वहां अपने ईश वंदना का स्वर उठा के, जैसे आपको आज भी शायद याद हो, मुझे आज भी मेरे बचपन की जो प्रेयर है वो आज भी मुझे याद है कि जयति जय जय मां सरस्वती, इस प्रकार की ईश वंदना सभी लोग कर रहे थे। लेकिन आप शांत खड़े थे, आप एक दिन दो दिन खड़े रहे, तीसरे दिन आपके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि ये सभी लोग ये प्रेयर गा पा रहे हैं, मैं नहीं गा पा रहा। कारण क्या था? आपने ध्यान से सुना, देखा कि मंच पर 2 या 3 छात्र छात्राओं का समूह था, वो इस वंदना का स्वर आरंभ करते थे और उसे उसी रूप में सभी छात्र छात्राएं उसको गायन करते थे। तो आपके मन में जब ये जिज्ञासा हुई, आपने उसको जाना, जानने के बाद सुना, और सुनने के बाद आपने भी उसी लहजे में जब उसे गाना आरंभ किया तो आपको वह प्रेयर आ गई। और उसके बाद आपने क्या किया, उसका निरंतर अभ्यास किया। 8 या 10 दिन हुए होंगे, ज्यादा नहीं, 8 या 10 दिन निरंतर अभ्यास करने से वह प्रार्थना आपको कंठस्थ हो गई। तो किसी कवि ने कहा कि करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, कि रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। तो वह आपको कंठस्थ हुए। तीनों चीज देखिएगा, मैंने यहां क्लियर कर चुका हूं। जब आप जानने की इच्छा आपके मन में जागृत हुई तो आप जिज्ञासु हुए और जान पाए कि वो सभी लोग उस प्रार्थना को कैसे सीखे। अब उन्होंने क्या किया, अनुकरण किया, तो वह निरंतर अभ्यास से आपको कंठस्थ हो गई। तो ये 3 बातें आपको यहां ध्यान रखनी होंगी। भाषा को सीखना है तो सबसे पहले जिज्ञासु होना चाहिए, लगातार उसका अनुकरण और अभ्यास करना चाहिए। अब यहां पर अनुकरण की यदि मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, अनुकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो मौखिक रूप में किया जाता है और दूसरा होता है आपका लिखित रूप में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मौखिक रूप का उदाहरण तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन लिखित रूप में कैसे करता है? जैसे मान लीजिए आप कक्षा 4 में पढ़ते थे, आपके बचपन की बातें करूंगा, बिल्कुल दिमाग लगाने की बात तो मैं करता ही नहीं साहब, दिमाग तो मैंने आज तक लगाया ही नहीं। अपन हिंदी वाले आदमी, भाषा के आदमी हृदय से जुड़ते हैं और हृदय से आपको जोड़ते हैं। जब आप कक्षा 4 में पढ़ते थे तो आपके लिए जैसे हिंदी वाले गुरुजी ने निबंध लिखा दिया, निबंध लिखाया दीपावली पे, और गुरुजी तो ठहरे गुरुजी। हाफ ईयरली एग्जाम में दीपावली के निबंध को ना दे करके आपके लिए दे दिया गया होली का निबंध। अब कुछ विद्यार्थी तो उसको छोड़ देते हैं, कुछ अपने मनोनुकूल लिखते हैं, लेकिन जो उद्यमी छात्र थे उन्होंने अब लिखित रूप में अनुकरण आरंभ किया। जहां दिवाली था वहां होली किया, जहां पटाखे थे वहां उन्होंने पिचकारी किया। मिठाई तो यार दोनों ही त्योहारों पे होती हैं, खुशियां दोनों ही त्योहारों पे होती हैं। तो जिस प्रकार से वो होली को मनाते, तो उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए गुरुजी ने 15 सेंटेंस आपको उस स्तर पे, 4th स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड पे 15 वाक्य आपको बनाए थे उस निबंध में। तो हो सकता है अनुकरण में आप 8 से 10 को लिख पाए। यही क्या होता है, लिखित अनुकरण होता है। चलिएगा दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आज की कक्षा में जो भी हमने भाषा की जो प्राथमिक जानकारी थी, सामान्य जानकारी थी, सामान्य जानकारी पर वार्तालाप किया। भाषा किस धातु से निर्मित है इस पर वार्तालाप किया। विचार किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं, भाषा की परिभाषाओं पर बात की, विशेषताओं पर बात की, भाषा को सीखने के गुणों पर बात की।
अब बात आती है भाषा के भेदों पर, फिर भाषा के उद्भव की और विकास की बात हम करेंगे इसी अपनी कक्षा के अंतर्गत, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे भाषा के रूपों पर, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, बोली, लिपि, व्याकरण। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे द्वारा आज जो एक सामान्य परिचय मैंने रखा है, बिल्कुल सामान्य स्तर से बात की है, यदि ये कक्षा आप लोगों को पसंद आती है, आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, कक्षा को लाइक शेयर कीजिएगा, और फिर आपके साथ में आत्मीय रूप से आगे की जो जानकारियां हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से उपस्थित हो जाऊंगा, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में कि जो भी मैंने आज आपको बिल्कुल सामान्य तरीके से जो बातें बताई हैं आपको बेहद पसंद आएंगी। इसी विश्वास और इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के साथ में लेट्स क्रैक राजस्थान चैनल पे देखना चाहोगे, कमेंट्स करके मुझे बताओगे जरूर। तो देखिए दोस्तों, फिर आते हैं हम अगली कक्षा में कथित भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, आपकी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषा का जो विकास क्रम है, आपके प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इन सब को लेकर के, भाषा वर्गीकरण को लेकर के अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। तो दोस्तों समय अब हो चला है आप लोगों से विदा लेने का, वैसे मन तो आप लोगों से विदा लेने का नहीं होता है। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।